हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ नौजवानों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है और दूसरी तरफ 75 साल 74 साल का प्रधानमंत्री तीसरी बार और चौथी बार पांचवी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए है। ये आश्चर्य का विषय है। ये अपने आप में 7वां आश्चर्य है। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ संतोष आरंग। हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी। प्रभात जी दैनिक हिंदुस्तान के साथ लंबे समय तक काम किया है और पत्रकारिता और राजनीति की गहरी समझ है। तो आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज विषय है, मोदी, महंगाई और मुसलमान। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। इसके इर्द गिर्द जो राजनीति घूम रही है आज की और चुनाव का जो माहौल है, इस माहौल में जो कुछ गूंज रहा है, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, महंगाई की बातें नहीं हो रही है और मुसलमानों का डर दिखाया जाता है। इस मुद्दे पर प्रभात जी क्या सोचते हैं, आइए इनसे समझते हैं। प्रभात जी, मोदी, महंगाई और मुसलमान। नमस्कार। जहाँ तक मोदी और मुसलमान का सवाल है वो तो सर्वविदित है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यह पूरा चुनाव मोदी और मुसलमान पर लड़ा जा रहा है और महंगाई एक दूसरा पक्ष है जो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इस सवाल को लेकर बहुत शानदार ढंग से कहें या मैंने बहुत तीखे ढंग से सरकार पर प्रहार कर रही है, लेकिन वहाँ पर सरकार ठहरना नहीं चाह रही, वहाँ रुकना नहीं चाह रही है। उस मुद्दे से बार बार उसको फिसलन में डाल दे रही है, उस वहाँ से फिसल जा रही है। उस पर वह कुछ नहीं बोले, वो कभी मुसलमान पर चली जा रही है, कभी पाकिस्तान पर चली जा रही है, कभी और सारी बातें हो रही है भाई। लेकिन जो इस देश के मुद्दे हैं, जो इस राष्ट्र के मुद्दे होने चाहिए, जो समस्याएं हैं, जो बेरोज़गारी का कष्ट है, जो बेरोज़गारी का दर्द है, उसकी मोदी सरकार कोई चिंता नहीं करनी चाहती है। अभी मैं कल एक उनका इंटरव्यू देख रहा था। अच्छा, उस पे आते हैं। मैं शुरुआत में ही वो बात रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रख पाया। दरअसल 2014 में प्रभात जी, 2014 में जब मोदी का पहला कार्यकाल था, 14 में जो चुनाव प्रचार चल रहे थे, उसमें कुछ लोक लुभावन नारे पब्लिक को बहुत आकर्षित कर रहे थे। उसमें था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लेकर के, और उसके पहले जब भी कांग्रेस के शासन में किसी भी चीज़ की कीमत अगर 2-4 रुपये भी अगर बढ़ जाती थी, तो पूरा विपक्ष, मतलब उस समय का विपक्ष जो बीजेपी थी, वो पूरे देश को अपने सिर पर ले आता था। बीजेपी ले आती थी। आपको याद होगा स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पर लेकर के कैसे विरोध करती थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैसे प्याज और टमाटर का माला पहन करके वो मुद्दे उठाती थी, जो नेता है उठाते थे बीजेपी के। और आपको याद होगा अन्ना हजारे के आंदोलन में, हालांकि वो इशू भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल वगैरह को लेकर के था, लोकपाल के इशू को लेकर के था, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों को लगा कि अरे महंगाई घट जाएगी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। महंगाई कम से कम स्थिर भी नहीं रही, महंगाई बढ़ती चली गई और दो दशक नहीं, मतलब 1 दशक, 2 टर्म मोदी सरकार के, और होते होते सिलेंडर 400 से 1200 तक पहुंच गया और दवाओं की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। तो आज के डेट में क्या आपको किसी भी भाषण में, मोदी जी के किसी भाषण में, कम से कम ठीक है कोरोना का काल आया, कोरोना के की आड़ में ये सरकार चाहती है कि हर चीज़ को छुपा दिया जाए कि कोरोना के कारण ये हुआ, महंगाई बढ़ी या तमाम चीज़ें हुई। क्या आपको लगता है कि महंगाई कम से कम कोरोना के 4 साल बाद, अब 2 टर्म के बाद भी, किसी रैली में, किसी सभा में नरेंद्र मोदी महंगाई पर कुछ बोल रहे हैं? क्या महंगाई कम से कम घटाने की बात कर रहे हैं? और विपक्षी पार्टियां क्या महंगाई पर कुछ बोल रही हैं? क्या कुछ हो रहा है? जहाँ तक महंगाई का सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी महंगाई के कारण गिरी थी। जनता ने उनको इनकार किया था। भाजपा सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था महंगाई का, तो शाइनिंग इंडिया वाला, शाइनिंग इंडिया।
और वो जो मनमोहन सरकार आई थी, वो मनमोहन सरकार इसीलिए आई थी कि लोग भाजपा के महंगाई के जो व्यवसायियों का भ्रष्टाचार था, व्यवसायियों का जो कारोबार का तौर तरीका था और जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ा था और बेलगाम महंगाई आई थी, उससे जनता त्रस्त होकर शाइनिंग इंडिया को इनकार कर दिया था। वाजपेयी जी जैसे सरकार जो अच्छी है, सरकार के अच्छे दिन अगर कहिएगा कि अगर भाजपा में अगर सबसे अच्छा दिन मेरी समझ में अगर रहा तो वाजपेयी सरकार का था, जब एनडीए की सरकार थी और सही में कोई गठबंधन धर्म भी था। और गठबंधन धर्म के कारण उस समय एक लगाम था सरकार पर। जॉर्ज जैसे नेता उस सरकार में शामिल थे। हमको लगता है कि वो आखिर भाजपा की ही नीति चलती थी, लेकिन फिर भी एक दबाव था और उस समय जो नेता थे वो नाराज हो गए थे भाजपा के महंगाई से। इसी कारण जनता में जो आक्रोश हुआ, उसके कारण कांग्रेस की वापसी हुई मनमोहन सरकार को बदनाम करने में, मनमोहन सरकार को लेकर जनता को भड़काने में एक महंगाई का बड़ा हाल रहा। आपने अभी अभी कहा कि भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर माथे पर लेकर प्रदर्शन करती थी, कोई माला पहन के प्याज का घूमता था, तो वो दिन उससे ज़्यादा खराब दिन आज है, लेकिन महंगाई मुद्दा नहीं है। तो ये प्रचार का युग है और ये भाजपा की जो सरकार है वो प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है। आज अखबार और मीडिया तंत्र किस तरह से, किस रूम से, किस नाम से जानी जा रही है, ये सबके सामने है। मीडिया की बात तो हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या किसी रैली में मोदी जी को महंगाई पर बोलते हुए देखा आपने, सुना? मोदी जी किस गंभीर बात को अपने किसी भाषण में कह रहे हैं? जनता का कौन सा कोर इशू है जो मोदी के भाषण में होता है? या तो वो भावनात्मक होता है, हिंदुओं की भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं, राम को याद करते हैं, मंदिर को याद करते हैं, मस्जिद को याद करते हैं, मुसलमान को याद करते हैं, जाति बहुत अगर हो गया तो कभी परिवार पर जाते हैं, और उससे भी अगर बहुत हो गया तो भ्रष्टाचार की बात करके, कांग्रेस पर प्रहार करके वो अपना काम तमाम कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा था प्रभा जी कि महंगाई इतनी बढ़ गई, इसके बावजूद मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जनता जो है महंगाई को लेकर के आंदोलित नहीं हो रही है। आपने सुना होगा ये कई लोगों को कहते हुए कि नून रोटी खाएंगे फिर भी मोदी को जिताएंगे। तो जब जनता ही ये मान चुकी है कि सिलेंडर चाहे 1200 का वो 1400 हो जाए, 2000 हो जाए, मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, जो भावनात्मक मुद्दे जिसकी बात आपने कही है, तो मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी है, महंगाई क्यों बोलेंगे? अपनी महंगाई पर क्यों बोलेंगे? घटाने की बात क्यों बोलेंगे? जनता नहीं चाहती है ना। जनता तो चाहती है कि भाई वो पाकिस्तान को एकदम थर-थर कांप रहा है। नहीं संतोष जी, मैं इस बात को मैं नहीं मानता। ये जो मीडिया तंत्र है जनता की भावना को सही ढंग से नहीं पहुंचा। महंगाई का दर्द, महंगाई की परेशानी और महंगाई की पीड़ा हर आदमी में है, और ये अगर ये चुनाव निष्पक्ष अगर ढंग से हुआ तो इसका जो रिफ्लेक्ट होगा वो आपके सामने आएगा। और आप देखिएगा, अब तक जो हमारे बड़े पत्रकारों से बातचीत हो रही है, जो बड़े राजनीति के समीक्षक लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो कोर इश्यूज है वही जनता में रिफ्लेक्ट हो रहा है और वोट में जा रहा है। ये पसीना, ये जो भाजपा नेताओं के सामने जो पसीना है, उनकी जो चिंता है, उनके चेहरे से जो गुलाबी माने मुस्कान है वो गायब है और उनका चेहरा काला पड़ रहा है। उस कालापन के पीछे यही कोर इश्यूज है। एक्चुअल क्या है कि पहले ये इशूज जब उठता था तो वो जो भी संवाद का माध्यम होता था वो माध्यम के माध्यम से लोग तक जाता था। अब लोग कुछ बोल रहा है, लोग तो ये कह रहा है कि ये 5 किलो का अनाज जो है ये हमारे लिए भीख है और इस भीख के बदौलत हमको गुलाम बनाया जा रहा है। अच्छा, 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज की आप चर्चा की। मुफ्त अनाज के पीछे जो खेल है वो पब्लिक समझती है क्या? जैसे 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, 5 साल पिछले 5 साल दिया, आगे 5 साल देने का वादा सरकार ने की है, मोदी सरकार ने। मोदी जी बार बार बोलते हैं, लेकिन महंगाई जो बढ़ी है, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि साल में दवाओं की कीमत, दवा की भी बात कर ले, दवा और जीवन एक दूसरे से जुड़ा है।
जब जिंदगी संकट में आती है, बीमार लोग पड़ते हैं, तो दवा के सहारे ठीक होता है, उसकी तबीयत ठीक होती है। कई ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिसकी कीमतें साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार 4 बार 5 बार बढ़ रही है, जिसमें डायबिटीज़ की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, हार्ट माने जो हृदय रोग है उससे संबंधित। हम एक सवाल आपसे संतोष जी करना चाहेंगे, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहिए। आप महंगाई का बात कर रहे हैं, मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में ये मुफ्त अनाज का कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच आया। इसके पहले एक सर्टेन राशि थी जो कांग्रेस के ज़माने से ही थी, और उसमें इतना अनाज मिलता था, 2 तरह का कार्ड था। जो गरीब थे उसको अंत्योदय के तहत इतना राशन, गेहूं, चावल सब कुछ मिलता था, जिससे कि उनका परिवार चला जाता था। जहां उनको 30 किलो अनाज मिलता था, आज 5 किलो अनाज पर सीमित कर दिया गया है और मुफ्त का उसमें नाम जोड़ दिया गया है। वैसे तो आपको एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, आपको याद होगा कि अभी गेहूं का जब स्कार्सिटी हुआ तो लोग को सिर्फ चावल दिया जाने लगा, गेहूं 1 किलो या 2 किलो कर दिया। तो ये मोदी सरकार जो बार बार जनता को माने वो नाच नचाती है, माने अपने ढंग से जो नचाती है, वो आपको क्या लगता है कि जनता इस बात को इस बार इस चुनाव में समझ रही है या नहीं समझ रही है? प्रभात जी, आपने जो बात कही उसको उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर दें। खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस के रीजन में आया था ना। पब्लिक किसी देश की, चूंकि ये स्टेट कल्याणकारी राज्य है जो हमारा देश है, सरकार की जिम्मेदारी है, उसका ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी जनता को भूखे नहीं रहने दे। ये कांग्रेस के रीजन में कानून भी आ गया। तो अब इसको ये कहना कि नहीं मैं दे रहा हूँ, मोदी की गारंटी, और मोदी 80 करोड़ जनता को खिला रहा है, ये तो अपने आप में एक तरह से एहसान करने वाली बात हो गई। महंगाई को लेकर के जो इशू है वो बहुत गंभीर इशू है। अब विपक्षी पार्टियां, अब देखिए, आप पार्टी या इधर के जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के, राहुल गांधी, लगातार जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये लोग, नौकरी देने की बात हो रही है, 1 करोड़ नौकरी, रेलवे में जो पिछले 2 टर्म मतलब 10 साल में जो सीटें घटा दी, मतलब वैकेंसी नहीं आई, उस वैकेंसी को लाने की बात हो रही है। जाति आधारित गणना कराने की बात हो रही है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। EWS आरक्षण मैनिफेस्टो में भी चर्चा है। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था मोदी जी का, आज तक पर आ रहा था, और कई भाजपा के नेता मेरे आसपास बैठे थे। उसमें एक बात उठ रहा था कि अब नौकरी का सवाल कहाँ है, अब तो सारा नौकरी को निजीकरण के दायरे में डालने की बात है, ताकि आरक्षण का मुद्दा खत्म हो जाए और ये जो बबेला हो रहा है उस बबेला से हमारी सरकार निकल जाए। और वो बीजेपी के नेता बोल रहे थे। हाँ, बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि सरकार हम लोग के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि सारा का सारा नौकरी जो सरकारी नौकरी है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाए, जहां आरक्षण का झंझट ही खत्म हो जाए। ये बात, और जो मेरिट है उसके आधार पर तो ये जो भारत का संविधान है वो कहाँ रहेगा, अब उसको किस रूप में देखते हैं? ये बिल्कुल बात सही है। जब इधर से बातें हुई आरक्षण कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान पर खतरा है, संविधान बदल देगी, जब विपक्षी पार्टियों ने हमला किया तो मोदी और अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता डिफेंस मोड में आ गए और उन्होंने क्या नैरेटिव चलाया कि कर्नाटक, आंध्रा में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ओबीसी का, हिंदू ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया, या आगे भी पूरे देश में ये, तो ये एक बरगलाने की कोशिश है। लेकिन ये नहीं कहा कि EWS आरक्षण जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसकी कोई चर्चा तो संविधान में मुझे नहीं लगता है कि है। जब तो लेकिन हिंदू मुस्लिम करना है तो उस आधार पे लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। ये एक्चुअल क्या है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको ख़त्म करके अगर ये प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, निजीकरण करने की जो बात हो रही है, ये कितना उचित है भारत जैसे देश में? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब जो इधर से इंडिया अलायंस के जो नेता बार बार कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इस बात में दम है।
दम यही है कि आरक्षण तो किताबों में, संविधान में, कानून में बना रहेगा कि नहीं। मैं, मोदी जी कहते हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण पर आँच नहीं आने देंगे, लेकिन ये तो एक तरह से आरक्षण जिंदा भी है और निजीकरण भी होगा और आरक्षण खत्म भी हो जाएगा, तो ये तीन तरह की बातें कैसी है? नहीं, तो मैं प्रभा जी वही तो कह रहा हूँ कि जो हमारे ऑडियंस है, जो खास करके बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी आरक्षण जो लाभार्थी हैं और जो SC ST OBC के लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि आरक्षण आखिर खत्म कौन कर रहा है। ठीक है, पुरानी बातें हैं कि राजीव गांधी ने भी आरक्षण के जब सदन में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने 1-2 घंटे तक भाषण दिया था, वो पुरानी बातें हो गई। आज की स्थिति में राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो बीजेपी का एजेंडा तो वही है कि धीरे धीरे निजीकरण कर दिया जाए तमाम चीज़ों का, और निजीकरण प्राइवेट जो संस्थान है उसमें आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण तो यूँ ही खत्म कर रही है सरकार ना। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद सोचे कुछ। आपका क्या है? हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से तो ये एक बड़ा साजिश चल रहा है और बहुजन समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम ये नहीं मान सकते कि 1 करोड़ नौकरियां एक साल में कोई सरकार या कोई व्यक्ति दे दे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में ये होना चाहिए कि जो सरकारी संस्थानों में नौकरी है उसको ख़त्म करने का जो अभियान चल रहा है, जनता उसके सोचे। क्या कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो पैदा हुआ इस नौकरी के कारण ही पैदा हुआ, सरकारी नौकरियों से ही उनका विकास हुआ है, और वो विकास को सरकार ये जो पूंजीपति तत्व है मेरे हिसाब से रोकना चाहती है, और एक साजिश के तहत वो फिर एक गुलाम भारत का कॉन्सेप्ट भारत पर लादा जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ये बीजेपी सरकार पिछले मोदी के नेतृत्व में 10 साल से चल रही है सरकार, आप सुनते होंगे, आसपास सुनते होंगे जो भक्त हैं जिन्हें आजकल अंधभक्तों की प्रजाति कही जाती है, वे जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि अरे कितने को नौकरी दी जाएगी, जनसंख्या बढ़ा दी गई है, नौकरियां कहाँ से आएंगी, लेकिन पैसे कहाँ से, सैलरी कहाँ से मिलेगी। लेकिन आप देखिए मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार की बात कर ले तो ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा था, तमाम कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी, तो तब कहाँ से पैसे आ रहे थे? तब बजट में वो तो था ना। लेकिन ये सरकार कहती है कि पैसे नहीं है और रैलियां करने करोड़ों रुपए खर्च, अरबों रुपए खर्च कर दिया था। और मैं बताना चाहें जो सैनिकों का मामला है, अग्निवीर का मामला है, बताइए सेना जैसे माने विभाग में जो माने हमारे रक्षा का सवाल है उसमें भी मजाक हो रहा है। यह एक बड़ा मजाक है और उनके पेंशन के साथ ही मजाक हो रहा है। उनके पेंशन को एक निजी एजेंसी को सौंप दिया गया है। तो ये जिस तरह से इस देश को जिस तरह से किया जा रहा है और विकास को भी एक क्षेत्र विशेष में ले जाकर केंद्रित कर दिया गया है। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ नौजवानों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है और दूसरी तरफ 75 साल 74 साल का प्रधानमंत्री तीसरी बार और चौथी बार, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। ये आश्चर्य का विषय है, ये अपने आप में 7वां आश्चर्य है। वैसे महंगाई को लेकर के दर्शकों आपको सोचना होगा कि कैसे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं लगातार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और मंगलसूत्र मांस ये तमाम चीज़ें तो कह रहे हैं, आप उनके भाषण को, किसी भाषण को सुनिए, पूरा एक भाषण को सुनिए और पॉइंट आउट कीजिए कि आपके हित, आपके अधिकार, आपके कल्याण के लिए उनके भाषण में कौन कौन से शब्द हैं, कौन सी लाइन है। और विपक्षी पार्टी जो राहुल गांधी या तेजस्वी या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या केजरीवाल हैं या बाकी इंडिया अलायंस के जो तमाम पार्टियां हैं, उनके भाषणों में क्या नौकरी, एक मिनट, हाँ, एक नौकरी, उसके बाद गरीबी दूर करने को लेकर के या जो योजनाएं हैं आपके हित में है कि नहीं, एजुकेशन को लेकर के है कि नहीं, महंगाई कम करने को लेकर के है या नहीं, आप तुलना ज़रूर कीजिए और तब सोचिए कि कौन वाकई जनता के हित की बात आज के डेट में सोच रहा है। पीछे किसने क्या किया उसको भूल जाइए फिलहाल। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी जो कल का जो इंटरव्यू था और जो प्रधानमंत्री मोदी का आज तक पर वो सुनने के बाद हमको लगा कि
भारत का जो जनतंत्र है फिर एक बार खतरे में है। कैसे? हमको इसलिए लग रहा है कि फिर वही पुराना एजेंडा, वन नेशन वन लैंग्वेज वन प्रॉब्लम, मैंने सारा बात वो अपनी तरफ लेते जा रहे हैं और हमको कहीं ना कहीं से संकट में देश दिख रहा है। और इस संकट की घड़ी में अगर लोग सजग नहीं होंगे तो ये 5 किलो अनाज और ये इधर उधर की बातों में यह देश उलझ कर रह जाएगा। आपसे हम अंतिम में यही जानना चाहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में देश के लोगों को क्या सोचना चाहिए। देखिए, संकट क्या है ना, बहुजन समाज में, खासकर SC ST OBC समाज में पहले क्या है, बीजेपी को बनिया और ब्राह्मण की पार्टी कही जाती रही है, उसका जनाधार एक बिल्कुल अलग है। लेकिन जब मंडल और कमंडल का इशू चला, मंदिर का मुद्दा उठा करके बहुजन समाज के लोगों को बरगला दिया गया कि नहीं धर्म ही है और राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद, हिंदुत्व है, तो उस तरफ लोग चले गए। और आज के डेट में हमारे समाज, मतलब बहुजन समाज के लोग वैचारिक रूप से मजबूत नहीं है, मतलब उनको विचारों से कोई मतलब नहीं है, किसी को वोट दे देना है। उनको सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या सोच रहे हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कुशवाहा समाज की, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुशवाहा समाज का जो नायक हैं जगदेव प्रसाद, अगर जाति के आधार पर भी ले, हालांकि बहुजन नायक की हम बात करते हैं, जगदेव प्रसाद ने कहा था कि हमारे बाप दादाओं ने उनकी राजनीतिक हलवाई की, नहीं उनकी हलवाई की, उनके खेतों में हलवाई की, हम अब इनकी राजनीतिक हलवाई नहीं करेंगे। आज तो हमारे उस समाज के, मतलब कुशवाही समाज की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं। किनका? जो आरक्षण के विरोधी रहे हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, उनकी हलवाई कर रहे हैं और अपने नायक को जानते नहीं, पढ़ते नहीं। और लव कुश शब्द, टर्म जो है बहुत, आप समझ लीजिए, ये बड़गलाने वाली बात है। लव कुश किससे जोड़ा गया कि रामचंद्र जी के पुत्र हैं लव और कुश, तो लव से ये कुर्मी और कुश है कुशवाहा। अब कुशवाहा या कुर्मी अपने आप में गदगद है कि नहीं, मैं तो राम का वंशज हूँ, हम तो लव हैं और हम कुश हैं। ये सब धार्मिक आपने बहुत अच्छी बात कहा। मैं 2 चेहरे को देखता हूँ और दोनों NDA का चेहरा है। हो सकता है कि आपका मतभेद हो या नीतिगत आप अलग ढंग से देखते होइए, लेकिन एक तरफ मोदी का चेहरा आज देख लीजिए, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, रोज रंग बदलता, रूप बदलता, कपड़े बदलता चेहरा है। और दूसरे तरफ एक जो 14 में उनके प्रधानमंत्री के सामने एक बड़े विकट प्रतिद्वंदी के रूप में थे नीतीश कुमार। आज 2 चेहरे को देखिए और ये 2 चेहरा क्या प्रतिबिंबित कर रहा है बिहार में। हम ये देखिए, नीतीश कुमार जी तो आज के डेट में एक आध जो रैली हुई शुरू में, जिसमें 400 सीट, अब की बार 400 पार, वो 4 लाख कहते कहते 4000 पर आ गए। उसके बाद से नीतीश कुमार को एक तरह से बीजेपी ने, मोदी ने पीछे धकेल दिया है। आप देखिए क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के हाथ में तीर नहीं बल्कि कमल का फूल दिखा, वो जो रोड शो हुआ था उसमें, और अब बोलते हुए नहीं देखते होंगे, वो खबरों से गायब है, जो NDA की खबरों से बिहार में। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत विकट है और अब बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा कि आपका भविष्य कहाँ है। आपने जो सवाल किया था, बहुजन समाज के लोगों को अपने नायकों को पढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष को पढ़ना चाहिए। आश्चर्य तब होता है जब बहुजन समाज का आदमी कहता है कोई ना आरक्षण तो बेकार है, तो हंसी आती है पढ़े लिखे लोगों की। आरक्षण तो शाहू जी महाराज का संघर्ष, अंबेडकर साहब का और जगदेव बाबू और भी बहुत सारे बहुजन नायक हैं, उनका संघर्ष तो बेकार जा रहा है। और ऐसे लोग अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।